हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपने ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। हेलो जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में? केम छो? मजामा? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं वही वो देख लीजिए, ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो आपके पेपर में छपने वाले हैं। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी शाम को 7 बजे क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा हेल्थ इशू था, इस वजह से नहीं हो पाई थी। तो चलो कोई बात नहीं, आज हम क्लास को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, शुभारंभ करते हैं हम अपनी क्लास का आज एक नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हालांकि आपने नाम तो सुना ही होगा अकबर के बारे में। अकबर हर बच्चा जानता है, अकबर के बारे में नाम सभी ने सुना है। हालांकि डिटेलिंग हमें बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन चलो आज हम अकबर के बारे में कुछ बातें करते हैं कि अकबर किस तरह का बंदा था, किस तरह का करैक्टर था, किस तरह से उसने गद्दी पर अधिकार किया, मतलब किस तरह से वो कुर्सी पर बैठा, वो सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन अकबर के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तैयार हो आप सभी? चले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन को समझिए। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को ही नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने आए हैं। तो क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर, मतलब हुमायूं के मरने की सूचना मिलने पर अकबर को किस स्थान पर सिंहासन पर बिठाया गया था? तो चलिए आज हम बात करते हैं हुमायूं के डेथ के बारे में। तो सुनिए, देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्या है, आप सभी को पता है कि हुमायूं 1555 में दोबारा कहाँ पे आया था? दिल्ली आया था। कहाँ पे आया था? दिल्ली आया था। और
हुमायूं गया कब था? 1540 में गया था। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। हुमायूं गया कब था? 1540 में। आया कब? 1555 है, क्योंकि इस बीच में सूरियों का, शेषा सूरी का क्या रहा है? शासन रहा था। क्योंकि आप सभी को पता है 1540 में हुमायूं को शेषा सूरी ने भारत से बाहर फेंक दिया था। क्लियर? बात समझ में आई? 15 साल लग गए उसको वापस आने में। कितने साल लग गए? 15 साल। अरे भाई, इंसान, कोई भी इंसान किसी इंसान को 15 दिन तक याद नहीं रखता, तो आप सोचो कि 15 सालों तक कोई किसी को याद रहेगा? नहीं रहेगा। भारत में एक तरह से मुगल सत्ता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लोगों के दिमाग में भी नहीं था कि कोई मुगल राजा हमारे भारत में आया था। ठीक है जी। आया 1555 में हुमायूं दोबारा आ गया और उसने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो क्या वो पावरफुल था? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले भारत में किसका शासन रहा था? सूरियों का, शेषा सूरी, इस्लाम शाह सूरियों का शासन रहा था। तो अब जब भारत में वापस मुगल आए हैं तो अभी ये इतने पावरफुल नहीं हुए जितने पहले थे, क्योंकि अभी तो हुमायूं भारत पहुंचा ही था। अभी तो उसने सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर अधिकार किया था, बाकी के एरियो पर अधिकार करना अभी बाकी था। क्लियर? बात समझ में आई? इसी बीच इसने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और पंजाब पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? पंजाब। और अपने बेटे अकबर को, अपने बेटे हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को पंजाब का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया? सूबेदार। कि कहता पापा पापा मैं भी कहीं का सूबेदार बनूंगा। तो उसने सोचा कि पंजाब तो भाई अभी छोटा सा एरिया है और पंजाब को ये आसानी से संभाल सकता है। तो अकबर को कहा कि तू चल पंजाब को संभाल ले, मैं किसको संभालूंगा? दिल्ली को। ठीक है, तू पंजाब को संभाल, मैं दिल्ली को संभालूंगा। दिल्ली को संभालूंगा तो मैं पूरे भारत पर क्या कर लूंगा? अधिकार कर लूंगा। क्लियर? इसी बीच क्या हुआ? 1556 के अंदर हुमायूं के पैर लखड़ा गए। कैसे? हुमायूं जो था, हुमायूं को पढ़ने का बड़ा शौकीन था। ऐसा भी क्या पढ़ना कि वो पौड़ियों से ही नीचे गिर जाए। रात के टाइम पे लाइब्रेरी के अंदर वो किताब पढ़ रहा था। जैसे किताब पढ़ रहा था उसको पता ही नहीं चला, पौड़ियां आ गई, सीढ़ियां आ गई और सीढ़ियों से लुढ़कता उड़ता नीचे गिर गया। कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और उसकी मृत्यु भी कैसे हुई? ठोकर खाकर हो गई। क्लियर? बात समझ में आई? तो 56 में कौन मर गया? हुमायूं मर गया। लेकिन ये बात बैरम खां को पता चल गई। बैरम खां जो था वो हुमायूं का एक अच्छा सलाहकार, एडवाइजर था। ठीक है, जो किसका संरक्षक था? जो किसका ध्यान रखता था? अकबर का ध्यान रखता था। जो कहां पे था? बैरम खां कहां पे था? अकबर के साथ पंजाब में था। बात समझ में आ रही है? अब देखो, बैरम खां कहाँ था? पंजाब में था। बैरम खां को ये बात पता थी कि अभी भारत के अंदर मुगल पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, स्थापित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी तो मुगल आए हैं दोबारा। बात समझ में आई? तो बैरम खां को ये बात पता चल गई कि भाई हुमायूं मर चुका है। हुमायूं के मरने की खबर को 17 दिन तक छुपा के रखा गया था। क्यों छुपा के रखा गया था? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बात फैली बाहर फैल गई कि हुमायूं मर चुका है, दिल्ली की गद्दी का कोई भी दावेदार नहीं है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अकबर तो कहाँ पे था? पंजाब में। तो ये बात जैसे ही फैली, हर कोई जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुगल उस टाइम पे कमजोर थे। बात समझ में? तो कहते ना कि एक एडवाइजर, आपका सलाहकार आपके साथ होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए? पावरफुल, उसका दिमाग। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी, उसी तरह से बैरम खां जो था उसने अकबर की हेल्प की थी। क्लियर? उसने क्या किया? अकबर को कहा कि हमें जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचना है? दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि अगर हम दिल्ली नहीं पहुंचे तो दिल्ली पर कोई ना कोई अधिकार कर लेगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि हुमायूं मर चुका है। ठीक है, लेकिन ये बात अभी तक नहीं फैली है। बैरम खां ने अकबर को पंजाब से भगाने की कोशिश की। जैसे ही थोड़ी दूर आगे गए, ये लोग कहाँ पे थे? गुरदासपुर में थे। पंजाब का एक जिला है गुरदासपुर, जहाँ पर एक स्थान है कल्लानौर। कहाँ पे? कल्लानौर। यहाँ अकबर और बैरम खां दोनों यहीं पे थे। इसी बीच इनको ये खबर मिल गई कि हेमू, जो आदिल शाह सूर का एक सेनापति है, वो दिल्ली पर अटैक करने आ रहा है।
बात समझ में आई? तो बैरम खान ने जल्दी जल्दी में कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में, कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में अकबर का क्या कर दिया, राज तिलक कर दिया, अकबर राज्याभिषेक कर दिया कि दिल्ली का बादशाह हुमायूं जो है वो हुमायूं की डेथ हो चुकी है, और क्योंकि दिल्ली की गद्दी को बचाना था, किसी भी तरह से ही भारत का बादशाह घोषित करना था, तो उसने कहा कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है और भारत का बादशाह कौन है, अकबर है, हुमायूं का बेटा है, क्योंकि दिल्ली का बादशाह कौन था, हुमायूं था। उसने जल्दी जल्दी में कहां पे, कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में क्या कर दिया, अकबर का राज तिलक कर दिया। और किसको बुलाया राज तिलक करने के लिए, किसको बुलाया, मिर्जा कासिम को बुलाया। पूछा जाता है कि अकबर का राज तिलक राज्याभिषेक किसने किया था, मिर्जा कासिम ने। किसकी देखरेख में हुआ था, बैरम खां की। कहां पे हुआ था, पंजाब गुरदासपुर कल्याणौर में। तो देखो कहां पे है, कल्याणौर। क्लियर, बात समझ में आई? ये एक आपको मैं ये समझाना चाहती थी कि अकबर का राज्याभिषेक दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, क्योंकि ये पंजाब, कुछ क्वेश्चन आता है कि हुमायूं के समय पंजाब का सूबेदार कौन था, अकबर था। या क्वेश्चन आता है कि अकबर के राजा बनने से, बादशाह बनने से पहले अकबर अपने जीवन काल में कहाँ का सूबेदार था, कहाँ का सूबेदार था, कहाँ का, पंजाब का। जब हुमायूं की डेथ हुई तो 17 दिन तक इस बात को छुपा के रखा, क्योंकि उनको डर था कि भारत में मुगल अभी पूरी तरह से पावरफुल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि भाई नेचुरल सी बात है, 15 साल बाद में आए हैं, 15 साल बाद में तो सब कुछ दुनिया पलट जाती है, तो ये क्या चीज़ थे। बात समझ में आ गई? क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में। किसने किया था, मिर्जा कासिम ने। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कल्याण और गुरदासपुर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, नाम तो सुना होगा आपने, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, घाटी मतलब पहाड़, और जिस पहाड़ का रंग कैसा है, पीला है, उसे हम क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं। जिस पहाड़ का रंग क्या है, पीला है, उसे हम क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए स्टूडेंट, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अकबर जो था, अकबर को राजपूतों की शक्ति के बारे में पता था कि अकबर जो है, राजपूत जो हैं वो एक मजबूत शक्ति हैं और एक तरह से विश्वास पात्र भी हैं, कि राजपूत मरना जानते लेकिन किसी को धोखा देना नहीं जानते। अकबर को ये बात पता थी। तो अकबर ने सभी राजपूतों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया, उनको अपने अंडर में किया, फिर उनको छोड़ दिया कि भाई अपना शासन तुम खुद संभालो, बस जब जरूरत पड़े तो तुम मेरी क्या करो, हेल्प करो। क्वेश्चन आता है कि अकबर की राजपूत नीति कैसी थी। अकबर की राजपूत नीति कैसी थी, समझौते वाली नीति थी, कि उसने उनको क्या किया, पहले दबाया, कि डायरेक्ट समझौता नहीं किया, उसने पहले उनको दबाया, उसके बाद उनके साथ क्या किया, समझौता किया, भाई कि अपना राज्य तुम खुद संभालो, मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन बदले में जब तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा, एक तो टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तुम मुझे क्या करोगे, हेल्प करोगे। लेकिन इसमें एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा मेवाड़ का, राजस्थान का एक ऐसा राज्य जिसका नाम था मेवाड़। मेवाड़ में थे महाराणा प्रताप। सभी राजपूत राज्यों जैसे नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, बूंदी हो गया, रणथंभौर हो गया, सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, बजाय महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अकबर के अंडर में नहीं आऊंगा। अकबर ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं दबा पाया। बात समझ में आई? अकबर ने बहुत सारे अभियान भेजे, जलाल खां को भेजा, मान सिंह को भेजा, टोडरमल को भेजा, भगवंत दास को भेजा, इन सभी को भेजा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो लास्ट में क्या करना था, युद्ध ही करना था। तो अकबर ने किसको भेजा, अपने सेनापति मान सिंह को भेजा। किसको भेजा, मान सिंह को भेजा। किसको भेजा, क्या कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे महाराणा प्रताप चाहिए। किसको भेजा,
मानसिंह। तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था? मानसिंह था। और दूसरी तरफ कौन था? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर। हकीम खां सूर। क्लियर? कब हुआ था ये युद्ध? 18 जून 1576। कहां पे हुआ था? हल्दी घाटी। कहां पे? ये राजसमंद। क्लियर? बात समझ में आई? इसमें एक तरफ कौन था? क्योंकि अकबर नहीं आया था, अकबर खुद पर्सनली नहीं आया था इस युद्ध में। बात समझ में आई? एक तरफ कौन था? मानसिंह, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और हकीम खां सूर थे। युद्ध हुआ। युद्ध में पलड़ा किसका भारी था? महाराणा प्रताप का। लेकिन अकबर ने एक चाल चली। कहते हैं ना कि जब हमारा खुद का कोई लीडर आ जाए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस, जो हमारा लो होता है ना, हमारा हाई हो जाता है। तो अकबर ने एक अफवाह फैला दी। अकबर ने क्या किया? अपना जो उसका खुद का पर्सनल हाथी था ना, उसको भिजवा दिया और उसके चारों साइड एक ऐसी दीवार सी बनवा ली कि तीर वगैरह ना लगे, और उसमें ये अफवाह फैला दी कि इसमें अकबर बैठा है। जो पलड़ा, जो तराजू इस साइड था, महाराणा प्रताप की साइड, जैसे ही मुगल सेना को ये पता चला कि मुगल बादशाह खुद अकबर आया है इस युद्ध में देखने के लिए, सेना किस तरह से काम कर रही है, जो सेना का मनोबल जो इतना यहाँ डाउन था ना, वो ऊपर चला गया। कॉन्फिडेंस जो नीचे था वो ऊपर चला गया। बात समझ में आई? तो सेना ने, मुगल सेना में जब यह अफवाह फैली कि अकबर आया, अकबर आया, अकबर आया, तो इन्होंने क्या किया? किसको? महाराणा प्रताप और हकीम खां सूर को हरा दिया। देखिए, अकबर जो था महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहता था। हल्दी घाटी का युद्ध, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ से हल्दी घाटी युद्ध में अकबर जीता भी और हारा भी। जीता कैसे? क्योंकि इसने महाराणा प्रताप की सेना को हरा दिया, लेकिन महाराणा प्रताप इस युद्ध से भाग गए थे, तो महाराणा प्रताप को अकबर पकड़ ही नहीं पाया। अकबर का मेन मोटो क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अंडर में करना, उसको झुकाना, लेकिन महाराणा प्रताप तो उसके हाथ ही नहीं आया। तो इस बात का गुस्सा उसने किस पे निकाला? मानसिंह पे निकाला, और मानसिंह को अपने दरबार से निकाल दिया। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को क्या याद रखना है? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था, और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर था। क्या अकबर पर्सनली फिजिकली वहां पे पहुंचा था? नहीं, अकबर ने सिर्फ अफवाह फैलाई थी कि अकबर आया, अकबर आया, और महाराणा प्रताप इस चीज से भाग गए। हालांकि ये जो युद्ध था वो सफल रहा था, लेकिन महाराणा प्रताप की अगर तब देखें तो ये असफल रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप को वो पकड़ ही नहीं पाया। क्लियर है? बात समझ में आई? तो क्वेश्चन क्या पूछा कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, आपके सामने सीधा सा आंसर है, आप सभी को पता है। कब हुआ था? कब हुआ था? 1576 में। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए स्टूडेंट, एक कंफ्यूजन यहाँ पे BC है। देखो 1500, ये हम गलती करते हैं, यही हम गलती करते हैं। यहाँ पे 1576 दिया हुआ है, यहाँ पे 1576 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे AD है, यहाँ पे BC है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, लेकिन हम तो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, हम तो AD पढ़ रहे हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तब हम BC पढ़ते हैं, ईसा से पहले, लेकिन हम तो AD पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा? 15। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। हम जल्दबाजी में, मुझे पता है कि यहाँ पर ही आंसर सभी के क्या पता D रहे होंगे और B रहे होंगे, क्योंकि सभी ने 1576 देखा होगा, ये नहीं देखा होगा AD है या BC है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर B। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हुआ? 1756 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध से पहले ब्लैक होल की घटना हुई थी। याद आया? 20 जून
20 जून 1756 को क्या हुआ था? सिराजुद्दौला ने एक अंधेरे कमरे में एक काल कोठरी में 146 लोगों को कैद कर दिया था। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? अभी बता के हटी हूँ, जस्ट ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको बताया था कौन था। यहाँ पे आपसे महाराणा प्रताप की पूछा गया है, आपसे मुगल नहीं पूछा गया, आपसे मुगलों की सेना का सेनापति नहीं पूछा गया। अगर मुगलों की सेना का सेनापति आता तो क्या आता इसका आंसर? मान सिंह आता। क्या आता आंसर? मान सिंह। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? महाराणा प्रताप की, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या होगा? अभी जस्ट मैंने आपको अभी बता के हटी हूँ, कौन था? कौन था? बताओ। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, हकीम खां सूर। इसी के साथ अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के बेटे थे, जो जहांगीर के टाइम पीरियड में आएंगे। क्लियर? जो अकबर कभी महाराणा प्रताप को अपने अंडर में नहीं कर पाया था, वो काम उसके बेटे ने कर दिखाया। जहांगीर ने अमर सिंह को अपने अंडर में कर लिया था। क्लियर? बात समझ में आए? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक गठबंधन अकबर द्वारा किससे के घर से स्थापित किया गया था? राजपूतों के साथ इसने वैवाहिक गठबंधन किया था, शादी की थी, आप लोगों को पता ही है। वैसे भी आप सभी को पता है जोधा भाई का अकबर की लाइफ में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल रहा, आपको मैंने बताया भी था। 1562 तक अकबर जो था, अकबर की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 62 में जैसे ही अकबर की शादी किससे हुई? जोधा बाई, जिसे हम हरखा बाई मरियम उज़्मानी बोलते हैं, उससे जब शादी हुई तो अकबर, कहते हैं ना कि किसी सफल आदमी के पीछे उसकी वाइफ का या उसके साथी का हाथ होता है, उसी तरह से अकबर जो आप पढ़ते हो इतना सफल शासक था, उसके पीछे उसकी वाइफ जोधा बाई का हाथ था। क्लियर? बात समझ में आई? तो बताइए, अकबर द्वारा 1562 में किससे शादी की थी? आमेर के राजा। अकबर का पहला वैवाहिक संबंध किससे हुआ था? आमेर के राजा किससे? भारमल से। भारमल की बेटी जोधा बाई। किससे? जोधा बाई। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या यहाँ पे भारमल नाम आया है? क्या भारमल नाम आया? नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भारमल का वंश आ गया। भारमल जिस वंश से था, पूछा क्या गया क्वेश्चन कि किस घर से, किस घर से, तो मतलब क्या आया? वंश आया कि किस घर से स्थापित हुआ। तो भारमल कौन से वंश से था? बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, कछवा। भारमल कौन से वंश का था? कछवा वंश का। ये मैंने आप लोगों को क्लास में स्पेशली बताया था कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसके अलावा सिसोदिया वंश कहाँ पे आता है? उदयपुर में आता है, मेवाड़ में आता है। राठौड़ कहाँ पे आते हैं? जोधपुर में आते हैं। बुंदेला कहाँ पे आते हैं? बुंदेल राजा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कछवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि अकबर ने जो पहला राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, शादी की थी जोधा बाई, जिसका नाम था, जिसे हम हरखा भाई कहते हैं, जिसे हम मरियम उज़्मानी कहते हैं, वो किसकी बेटी थी? भारमल की बेटी थी। और वो कौन से वंश की थी? कछवा वंश की थी। कब की थी? 1562 में। उसके बाद ही तो अकबर की लाइफ चेंज हुआ है। क्लियर है? आपने देखा होगा, जोधा बाई सीरियल आया था, जोधा अकबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, पीएस टेट का जो है नया बैच शुरू हो चुका है 15 मई से। अगर आप हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में गहराई से अच्छे से जानना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कीजिए 15 मई से। इसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको हिस्ट्री समझाते हैं। इसका अगर आप ज्वाइन करते हैं AC 512 अगर यूज़ करते हैं कूपन कोड, तब 800 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है इसका आंसर। तो चलो, जिन स्टूडेंट को नहीं पता उनसे हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अकबर जो था, अकबर वो कब बैठा था गद्दी पर? 1556 से लेकर 1605 तक बैठा। ठीक है, बात समझ में? अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 तक।
अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ 1569 में। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट। देखो जहांगीर का जन्म हुआ 1569 में। अब भाई देखो अकबर जो था 1605 चलो छोड़ो, 1602 तक 1602 तक जहांगीर जो था वो कितने साल का हो गया, मतलब 33 साल का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अकबर जो था 56 में गद्दी पे बैठा, ठीक है, गद्दी पे बैठ गया। इसी बीच में जहांगीर का जन्म हुआ 1569 में, ठीक है। 1602 ईस्वी में जहांगीर हो गया 33 साल का। हुआ कि नहीं हुआ? 33-34 साल का इतना ही हुआ होगा, ठीक है। जहांगीर कहता कि ये तो मर ही नहीं रहा, अगर ये मरेगा तभी मुझे गद्दी मिलेगी। इतिहास गवाह है कि बाप अगर ये जहांगीर मरे, सॉरी अकबर मरेगा तभी गद्दी मिलेगी। जहांगीर ने सोचा कि ये तो मर ही नहीं रहा। चक्कर क्या, क्योंकि अकबर देखो कितने साल का हो गया होगा, शायद 65 साल का हो गया। देख लो कि तो कितने साल का हो गया, गद्दी पर जम के बैठ गया। क्या फेविकोल का जोड़ था जो हटने को ही नहीं आ रहा? क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने इलाहाबाद, जो अकबर ने किला बनाया था, अकबर ने इलाहाबाद में एक किला बनवाया था, ठीक है। और जहांगीर जो था इलाहाबाद के अंदर था। कहाँ पे था? इलाहाबाद में। कहाँ पे था? इलाहाबाद में। इसने यहाँ पे क्या किया? 1602 में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अपने पिता के खिलाफ, अकबर के खिलाफ। और क्या कहा कि मुझे किसी भी हाल में क्या चाहिए? गद्दी चाहिए दिल्ली की। आप तो हट ही नहीं रहे हो, आप तो मर ही नहीं रहे हो, मुझे बैठना है गद्दी पर। कितना टाइम हो गया मुझे वेट करते हुए, मेरी एज निकलती जा रही है, मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं। बात समझ में आई? कब? 1602 में। कहाँ पे विद्रोह कर दिया? इलाहाबाद में। अकबर को ये बात पता चली तो अकबर ने अपने सबसे फेवरेट समझो, उसका जो हमराज, अकबर का हमराज कौन था? कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल इसको कहाँ भेज दिए? इलाहाबाद। कि जा भाई, जाके उसको समझा कि बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मैं मरूंगा तुझे अपने आप गद्दी मिल जाएगी, तुझे इतना दिन तो ऐश कर, अभी क्या रखा है इन राजकाज में, मैं संभाल रहा हूं ना। अबुल फजल को कहाँ भेज दिया? इलाहाबाद भेज दिया। जहांगीर को ये बात पता चल गई कि अबुल फजल आ रहा है। उसको ये लगा कि अबुल फजल जो है मुझे मारने आ रहा है। किसको? जहांगीर को। जहांगीर ने क्या किया? पहले से ही जहांगीर का एक फ्रेंड था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। उसको कहा कि जैसे ही अबुल फजल इधर आए उसको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। किसको सुपारी दी हुई थी? वीर सिंह बुंदेला को। किसने? जहांगीर ने। किसके खिलाफ? अबुल फजल के खिलाफ। बात समझ में आई? समझ में आया? तो अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? किसके कारण? किसने सुपारी दी थी? किसने सुपारी दी थी? क्लियर? बात समझ में आई? जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। आप लोगों को पता ही है जहांगीर का असली नाम क्या है? सलीम। तो किसने सुपारी दी थी, मतलब किसने इसको मारने के लिए कहा था? सलीम ने। किसको कहा था? वीर सिंह बुंदेला को। किसके लिए कहा था? अबुल फजल के लिए। बात समझ में आई? बात समझ। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर आता है कि अबुल फजल की मृत्यु, मतलब उसको किसने मारा? वीर सिंह बुंदेला ने। किसने मरवाया? प्रिंस सलीम ने। अगर यहाँ पे जहांगीर आता तो भी इसका आंसर जहांगीर होता। अगर सलीम दिया, क्योंकि उस टाइम पे तो जहांगीर बना ही नहीं था ना, सलीम ही था। जब गद्दी पर बैठा सलीम, कुर्सी पर बैठा, तब वो जहांगीर बना था ना। तो सलीम जो था उसने अबुल फजल को क्या किया? मरवा दिया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर? एनी डाउट किसी भी तरह का? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े? इतना समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, सब कुछ जो समझ में ना आया हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल का संबंध था। टोडरमल किससे रिलेटेड थे? क्या काम करते थे? आप सभी को पता है ना, टोडरमल पहले किसके दरबार में थे? शेरशाह सूरी के दरबार में थे। शेरशाह सूरी के दरबार में थे, लेकिन बाद में टोडरमल किस में शामिल हो गया? अकबर में। शेरशाह सूरी की जब डेथ हुई तो टोडरमल किसके पास चला गया? अकबर। अकबर के नवरत्नों में था। कौन? अकबर के नवरत्नों में था। नवरत्न मतलब 9 हीरे थे। आपको पता है ना, अकबर के 9 रत्न थे, 9 हीरे थे।
मैंने ट्रिक भी करवाई हुई है क्लास में। जात बात में MDH, जात बात में MDH, ये तीन नो के नो क्या आ जाएंगे, नवरत्न आ जाएंगे। जात बात में MDH। जे से, हाँ जी ऑनलाइन बताइए, करें नवरत्न करें? जात बात में MDH, ये क्या है? अकबर के नवरत्न। आप सोच रहे हो मम्मी क्या करवा रहे हो, क्या मसाला MDH करवा रहे हो? वही है, अकबर के नवरत्न है, नो रही रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जे की, फैजी। ए से अबुल फजल, अबुल फजल। टी से टोडरमल, टोडरमल। बी से बीरबल। ए से अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खान का बेटा था। टी से तानसेन। एम से मान सिंह। डी से मुल्ला दो प्याजा, इसको प्याज बड़े पसंद थे, मुल्ला दो प्याजा। एच से हकीम, हकीम हुकाम। ये हो गया अकबर। देखो कितनी सिंपल ट्रिक थी अकबर के नवरत्नों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जे से फैजी, ए से अब्दुल फजल, टी से टोडरमल, बी से बीरबल, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से तानसेन, एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा और एच से हकीम हुकाम। इसमें जो टोडरमल थे वो क्या थे, बता सकता है कोई? हाँ जी, सभी को पता है, भूमि राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू। अकबर ने 10 साला व्यवस्था को लागू किया था। 10 सालों के लिए जो 10 साला बंदोबस्त जो लागू किया था वो अकबर ने टोडरमल के कहने पर ही लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं? पूछा जाएगा कि इनमें से अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल है। फैजी, अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। बस क्या था, बिल्कुल इजी था। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर ने वर्ष डैश में दीन-ए-इलाही लॉन्च किया। क्या था दीन-ए-इलाही? क्या था दीन-ए-इलाही? देखिए स्टूडेंट, कुछ लोग कहते हैं कि दीन-ए-इलाही एक धर्म था। क्या था? दीन-ए-इलाही धर्म था। क्यों? क्योंकि अकबर ने, पता क्या, अकबर ने देखा कि इस्लाम धर्म में भी बुराइयां हैं और अच्छाइयां हैं, हिंदू धर्म में भी अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं, हर धर्म में अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों को क्या किया, इकट्ठा किया और इसे एक धर्म के रूप में कन्वर्ट किया, जिसे हम क्या कहते हैं, दीन-ए-इलाही। जिसका मकसद क्या था? सभी धर्मों के बीच में एक तालमेल बिठा के रखना, एक सामंजस्य बिठा के रखना, इन सभी धर्मों को आपस में मिलाना। कि हिंदू धर्म की अच्छी बातों को उठाया, सिख धर्म की अच्छी बातों को उठाया, ईसाई धर्म की अच्छी बातों को उठाया, इस्लाम धर्म की अच्छी बातों को उठाया, जैन धर्म की अच्छी बात, तो इन सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, दीन-ए-इलाही। तो दीन-ए-इलाही क्या है? एक धर्म है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक जुटता बनाना, एक क्या, एकता बनाना। ठीक है, तो दीन-ए-इलाही कब शुरू किया था? आप सभी को पता है, कब? 1582 में। वेरी गुड आंसर, 1582 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दीन-ए-इलाही कब लॉन्च किया था अकबर ने? 1582 में। क्या उद्देश्य था इसका? एकता, स्ट्रेंथ। किसके बीच में? हिंदू और मुसलमान। इसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को उठाया और एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? और एक चीज और सुनिए, दीन-ए-इलाही को अकबर ने किसी पर बाउंडेशन नहीं दिया कि आप सभी को अपनाना जरूरी है, नहीं, आपकी मर्जी है। तो दीन-ए-इलाही को सिर्फ एक हिंदू ने एक्सेप्ट किया था, जिसका नाम था बीरबल। एकमात्र हिंदू जिसने दीन-ए-इलाही को अपनाया था वो कौन था? बीरबल था। कब लॉन्च किया था? 1582 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? वो तो ऑब्वियसली बात है, आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा, लेकिन हमें इबादत खाना समझना है क्या। ठीक है, देखिए अकबर के ना दिमाग में ना ऐसे ऐसे फितूर चलते रहते थे कि वो कुछ ना कुछ नया करता रहता था एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया 1575 में फतेहपुर सिकरी जो अकबर की कैपिटल थी, अकबर की क्या थी? कैपिटल थी। ये कहाँ पे है? यूपी में आगरा के पास है। अकबर ने इसे अपनी कैपिटल बनाया था फतेहपुर सिकरी। वहाँ पे ना अकबर ने क्या किया 1575 में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना खोला। इबादत मतलब क्या होता है? इबादत क्या होता है? इबादत का मतलब पूजा करना। इस्लाम धर्म के अंदर पूजा को क्या बोला जाता है? इबादत। जहाँ पे पूजा करने का स्थान, पूजा करने की जगह। तो अकबर ने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर इबादत खाने को जब खोला था तो उसने सभी इस्लाम धर्म के लोगों को बुलाया, कहा कि हम आपस में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि हमारे धर्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्लियर? बात समझ में आई? तो अकबर ने 1755 में इबादत खाने की क्या की? स्थापना की। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। क्यों? सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता था। तो सबसे पहले तो उसने किसको बुलाया? इस्लाम धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के गुरुओं को बुलाया। क्लियर? बात समझ में? उसको बाद में लगने लगा यार ये तो बहुत बोरिंग हो गया, सारे इस्लाम धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग अपनी अपनी खूबियां गाए जा रहे हैं, अपने अपने धर्म की अच्छाई गाए जा रहे हैं, अपने धर्म के बारे में जो कोई बुराई है तो वो तो बता ही नहीं रहा। तो उसने सोचा कि यार कुछ तो इंटरेस्टिंग करना चाहिए, तो उसने बहस शुरू करवा दी। कैसे? उसने क्या किया 1578 में इस इबादत खानों को सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया? खोल दिया कि कोई इस्लाम धर्म वाला बंदा ही नहीं, सारे, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे हिंदू, कोई भी है, वो आप यहाँ आइए, अपने धर्म के बारे में बातें कीजिए, अपने धर्म के बारे में बताइए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन वही बात है स्टूडेंट, हम अपने धर्म की अच्छाइयाँ कम बताएंगे, हम दूसरे धर्म की बुराइयाँ ज़्यादा बताएंगे। तेरे धर्म में ये बुराई है, तेरे धर्म में। तो ये जो सभी धर्मों के लिए खोला था ना 1570, ये एक तरह से अखाड़ा बन गया। लोग जो संसद होती है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज कि तेरा धर्म ऐसा, तेरा धर्म ऐसा, तेरा। अकबर ने तो अपना माथा पकड़ लिया, ये क्या कर दिया मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो चला था कि सभी धर्मों के बारे में जानने कि कौन सा धर्म कैसा है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अकबर को आ गया गुस्सा। अकबर ने क्या किया 1582 में इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। बस के बहुत हो गया, बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने क्या किया, जितने भी धर्म थे उन सभी की अच्छी बातों को उठाया और एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही। बात समझ में आई? तो फतेहपुर सिकरी के अंदर 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों के बीच में बातचीत करना, उनके धर्म के बारे में जानना। ठीक है, सबसे पहले किसको बुलाया गया? इस्लाम धर्म के लोगों को। लेकिन बाद में लगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग हो गया, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, तो उसने सभी धर्मों के लोगों को बुला लिया। कब? 1578 में। वो जो इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में उसने तो अपना माथा पकड़ लिया कि ये क्या कर दिया मैंने। उसने 1582 में से बंद कर दिया। फिर उसने सोचा कि खुद मैं अपना एक धर्म चलाऊंगा जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को उठाऊंगा, जिसे हम क्या कहते हैं? दीन इलाही कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आएगा? अकबर आएगा। आप लोगों को पता ही है। अलाउद्दीन खिलजी भी अपना एक धर्म बनाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त आला उल मुल्क ने मना कर दिया कि किसी के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि धर्म में इंटरफेयर करना अपने आप को खराब करना है, क्योंकि कोई भी किसी का धर्म एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, पंजाब मास्टर गाइड इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 27 मई से जल्दी इसमें अपने आप को एनरोल करवाइए। हाँ जी, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना था। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपको मैं बता के हटी हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे। देखिए, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना था, किस लिए था? शाही परिवार के लिए था, रॉयल फैमिली के लिए था। क्या था? क्या रॉयल फैमिली के लिए था? नहीं था। अकबर की निजी प्रार्थना के लिए, अकबर खुद प्राइवेटली वहां पे प्रेयर करता था? नहीं, आपको पता ही है।
वह कमरा जिसमें अकबर विभिन्न धर्म, अलग अलग धर्मों के विद्वानों को साथ लेकर चलता था। उसने सभी धर्म के लोगों को बुलाया था, किसके लिए? विचार विमर्श करने के लिए, कि चलो हम आपस में बात करते हैं कि आपके धर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके धर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही चल रहा है, सब आपस में अपने एक दूसरे के धर्म पे गालियां निकालने के लगे हुए हैं। क्लियर? तो सभी, वह कमरा, वह कक्ष जिसमें अकबर ने अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एक साथ विचार विमर्श के लिए बुलाया था, लेकिन ये क्या बन गया? अखाड़ा बन गया। नीचे देखिए, देखो दोनों लाइनें सेम है, दोनों लाइनें सेम है। देखो, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों के कुलीन लोग, क्या इसने सिर्फ अमीर लोगों को बुलाया था? कुलीन मतलब क्या होता है? अमीर, रिच पर्सन। ऐसा तो कोई थ्योरी थी नहीं उसकी, उसने सिर्फ धर्मों के लोगों को बुलाया था, सभी धर्मों के विद्वानों को। क्या कुलीन लोगों को बुलाया था कि विद्वानों को बुलाया था उसने? मुझे आप बताइए। विद्वानों को ही बुलाएगा, अमीर लोगों को क्यों बुलाएगा वो? देखो, तब भी कंफ्यूजन होती है। दोनों स्टेटमेंट सही थी, दोनों में क्या, धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन एक वर्ड से इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। यहाँ पे विद्वान लिखा हुआ है, यहाँ पे कुलीन लिखा हुआ है। कुलीन मतलब क्या होता है? अमीर, रिच पर्सन। तो विद्वानों को बुलाएगा, विद्वानों को पता है ना धर्म के बारे में। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। क्लियर था? चलो आगे देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो भाई क्या कह रहा है, विचार करना है, विचार करो, विचार विमर्श। इबादत खाना खोलूं विचार विमर्श करने के लिए? खोलूं क्या? देखिए स्टूडेंट, क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कहता है? फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। सही है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था, किया गया था। सही है, बिल्कुल ये बात तो सही है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था, नो डाउट। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के जन्म की याद में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था, नो डाउट, बनाया गया था, नो डाउट। लेकिन क्या ये बुलंद दरवाजा उसने अपने बेटे जहांगीर की याद में बनवाया था? क्यों बनवाएगा? जहांगीर क्या मर चुका था? जहांगीर तो वो है जिसने अपने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी थी, वो क्यों बनवाएगा? क्यों बनवाएगा? अरे भाई, ये बुलंद दरवाजा जो जहांगीर अकबर ने बनवाया था, अकबर ने 1572-73 में गुजरात की विजय की थी, गुजरात को जीता था। जब हम जीतते हैं तो हम इस खुशी में कुछ बनाते हैं कि नहीं बनाते? घर पे हमारा कुछ मीठा बनता है कि नहीं बनता? फिर हम याद करते हैं, यार हमें वो ट्रॉफी मिली थी, आज मम्मा ने हमारे लिए ये बनाया, हम इसी खुशी में करते कि नहीं करते? उसी तरह से अकबर ने कहा कि चल मैं कुछ बना तो सकता नहीं, कुछ और तो करूं, ठीक है, खाने के लिए नहीं कुछ बना सकता, वैसे तो कुछ बनाओ। तो उसने जब गुजरात को जीता तो उस खुशी में उसने फतेहपुर सिकरी में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? नहीं, सिर्फ ए सही है, सिर्फ ए सही है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी डाउट? किसी भी तरह की कोई शंका, समस्या, ऐसा कुछ है? नहीं है? आगे बढ़े, चलो। हाँ जी, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देखो भाई, देखने से पता चल ही गया, अगर टॉम पूछे हैं, मकबरा पूछे है, तो बताओ, पता ही आप लोगों को, बताने की जरूरत ही नहीं है। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? बाबर का मकबरा कहाँ पे है? याद करो, वो ट्रिक बताई थी मैंने, आग का। पहले बाबर का मकबरा कहाँ पे था? आगरा में, लेकिन उसे बाद में कहाँ पे लेके गया? काबुल में। अब आप लोग सोच रहे होगे, यार मैम ये आगरा में मर चुका है, ठीक है, फिर इसको उठा के यहाँ पे काबुल ले गए थे, ये क्या बात हुई? एक्चुअली हुआ क्या, बाबर का सबसे फेवरेट शहर था काबुल, उसको काबुल बड़ा पसंद था। तो बाबर की जो खुद की ऑटोबायोग्राफी है ना, जिसका नाम है तुज़ुक बाबरी, उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे बनने के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए।
ठीक है जी। लेकिन किसी ने उस किताब को नहीं पढ़ा, ध्यान भी नहीं दिया। तो बाबर ने आगरा में एक बाग बगीचा बनवाया था, एक गार्डन बनाया था जिसे हम नूरे अफगान बाग या आराम बाग कहते हैं। तो लोगों ने सोचा कि जो उनके बेटे थे उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी ने आगरा में आराम बाग लगवाया है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो यहाँ पे दफन अपने आप को यहाँ पे मतलब मरने के बाद यहाँ पे रहना चाहते होंगे, तो उनको वहाँ दफना दिया गया। लेकिन जब अकबर आया, अकबर ने अपने खास फ्रेंड अब्दुल रहीम खान खाना को कहा कि मेरी जो दादाजी हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी तुज़ुक बाबरी, उसे तुम पढ़ के सुनाओ। जब उसको पढ़ा तो अब्दुल रहीम खान खाना कि जिले अल्लाह ये क्या लिखा हुआ है। तो अकबर ने कहा कि क्या लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि आपके जो दादाजी थे, जो बाबर थे, वो कहाँ पे, उनको काबुल बहुत पसंद था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो अकबर ने कहा कि जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ, उस आगरा के नूरे अफगान बाग में जाओ जाओ जाओ, उनको बाहर निकालो वहाँ से। हालांकि कुछ बचता तो है नहीं, लेकिन एक वो प्रतीक तो होता है। तो जो था, जो बचा कुचा जो मिट्टी मुट्टी थी, उसको वहाँ पे निकाला गया और कहाँ पे ले जाया गया, काबुल ले जाया गया। क्लियर। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में। कहाँ पे है, पहले कहाँ पे था, आगरा में। पहले आगरा में था, फिर काबुल में। क्लियर। तो देखो बाबर, काबुल, सही है। अकबर का मकबरा आपको पता ही है, कहाँ पे है, सिकंदरा में, आगरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, आपको पता ही है, उसकी प्रियतमा अनारकली के मकबरे के पास में ही है, तो वो कहाँ पे है, लाहौर में। शाहजहां का मकबरा उसके बेटे ने, आपको पता ही है, शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी, मुमताज। मुमताज का जो ताजमहल है, ताजमहल के एक साइड यमुना, ताजमहल कौन सी नदी के ऊपर है, यमुना नदी के ऊपर। तो यमुना नदी के एक साइड तो क्या है, ताजमहल है, और एक साइड क्या, एक छोटा सा कमरा है। इस छोटे कमरे में शाहजहां को रखा गया था और यहीं पे शाहजहां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, आगरा में। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आया। तो देखिए इसके अलावा कौन सा रह गया आपका, औरंगजेब रह गया। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, दौलताबाद में। कहाँ पे है, दौलताबाद में, साउथ में। और कौन बच गया, कौन बच गया, हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ए का क्या आएगा, थर्ड। ए का थर्ड देखो कहाँ पे है भाई, ये रहा ए का थर्ड। बी का क्या रहेगा, 4। डी का क्या रहेगा, फर्स्ट। एंड डी का क्या रहेगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। इजी था क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आ गया। हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइड एंड जूलॉजी बॉटनी का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मास्टर गाइड बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। इसके अलावा आज की क्लास कैसे रही, क्या इंटरेस्टिंग रही, क्या समझ में आया, क्या एक्सपीरियंस रहा, जरूर बताते जाइएगा। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से आप क्लास लगाते हो तो हमें भी तो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो जरूर बता के जाइएगा जाते वक्त, या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम पे बताइएगा, जैसा भी आपको सुटेबल रहता है वहाँ पे बताइएगा कि क्लास का एक्सपीरियंस आज आपका कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं, टॉपिक कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश मस्त रहिए, मस्त रहिए। कल हम मिलते हैं इसी टाइम पे 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली
पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोर्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है PS टेट, क्या लिखना है आपको PS टेट लिखना है। क्या लिखना है? PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा, इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं। आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी, आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।